गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। लास्ट वाली क्लास में हमने चैप्टर फिनिश कर दिया था, एसिड बेस वाला ख़त्म हो गया था। ठीक है, अब और मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आपको होमवर्क के लिए दिए थे। आज मैं जो बात करूंगा वो नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। मतलब एक तरीके से हम ये कहना चाहता हूँ कि हम पीरियोडिक टेबल को बढ़ेंगे। ठीक है, कैसे बनी, किसने बनाई, किसने इसको बनाने में अपना रोल प्ले किया, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है और एंडिंग कहाँ जाकर के होती है, और उस शुरुआत से उस एंडिंग तक ले जाने वाले कौन कौन जो लोग थे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। 10th क्लास एनसीईआरटी, 11th में जाते हैं तो बहुत चीज़ें डिटेल में चली जाती हैं। 10th के अकॉर्डिंग जो मेन पॉइंट है उन पॉइंट को लेकर के मैं बताऊंगा आपको कि कहाँ से शुरुआत होती है, कौन सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में वर्क करता है, उसके बाद में स्टार्टिंग से एंड तक कहाँ तक वेरी करता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हम एलिमेंट का जो पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंस है उसका क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर करेंगे। तो उसको समझाने के लिए कुछ अलग अलग स्टेटमेंट, अलग अलग प्रिंसिपल दिए गए, कुछ अटेम्प्ट्स दिए गए समझाने के लिए। तो हर एक लोग का अपना अपना स्टेटमेंट था, अपने अपने तथ्य थे जो उसको समझाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या होता है कि सर पीरियोडिक टेबल की जरूरत पड़ी क्यों, ठीक है, हम अकेले एलिमेंट को क्यों नहीं पढ़ लेते। तो स्टार्टिंग में हमें पता लगा कि एक इंडिविजुअल जो एलिमेंट है, जैसे मान लो कि अब स्टार्टिंग में जो है पीरियोडिक टेबल में लगभग 63 एलिमेंट प्रेजेंस थे। तो अब आज जो है 118 एलिमेंट क्या है प्रेजेंस है। तो अगर मैं एक एक एलिमेंट की अगर प्रॉपर्टी अगर मैं उसके बारे में अगर मैं बात करूंगा तो बहुत लंबा प्रोसीजर वहाँ पर अपने को फॉलो करवाना पड़ता है। तो उसने क्या किया कि हम क्यों ना इंडिविजुअल एलिमेंट को पढ़ने की बजाय उस एलिमेंट को ऐसे ग्रुप या पीरियड में वेरी करवा दें एक दूसरे एलिमेंट के रेस्पेक्ट में, जिनकी प्रॉपर्टियाँ उस एलिमेंट से लगभग क्या करती हैं, मैच करती हैं, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टी हो। उसने क्या किया, तो उसने ग्रुप वाइज क्या किया, एलिमेंट का अरेंजमेंट किया। जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेरी करते हैं उनको एक पर्टिकुलर ग्रुप में रखा गया। ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप क्या करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में वेरी करवाते हैं, और फिर हम ग्रुप वाइज क्या करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को लेकर के हम बात करते हैं। ठीक है, तो रीजन क्या था कि सर इसको बनाने की बात क्यों आई, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिविजुअल जो एलिमेंट है उस इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम एक एलिमेंट सिंगल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे क्योंकि लंबा प्रोसीजर है। तो उसी इंडिविजुअल एलिमेंट की प्रॉपर्टी को हम सिंगल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में ना करके हम क्या करेंगे, हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट के रेस्पेक्ट में प्रॉपर्टी को क्लासीफाई करेंगे। हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज जो होती हैं उन प्रॉपर्टीज को के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पर सब क्लासिफिकेशन करेंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, और वो भी कैसी, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में हम बात करेंगे। तो मतलब इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर पाया तो हम किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप ऑफ एलिमेंट को लेकर के हम उनकी प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करेंगे। और उन प्रॉपर्टी को क्लासिफाई करने के लिए कुछ डिफरेंट क्या किए दिए गए अकॉर्डिंग टू टाइम जैसे एलिमेंट की डिस्कवरी होती गई, उन एलिमेंट के रेस्पेक्ट में टाइम टू टाइम कुछ अटेम्प्ट्स के बारे में, हम कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में क्या करते हैं हम बात करेंगे। तो वहाँ पर कुछ डिफरेंट अटेम्प्ट्स के बारे में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे जैसे एलिमेंट के बारे में डिस्कवरी होती चली गई। तो उसमें जो अपने पास में एनसीईआरटी के अंदर जो मेन जो नियर बाई अर्लियर जो अटेम्प्ट्स थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के रेस्पेक्ट में, वो एक तो था अपने पास में कौन सा, डॉबनियर ट्राइड वाला, डॉबनियर ट्राइड्स। ठीक है, और ये कब बात की थी, क्या होता है मैं बताऊंगा आपको। डॉबनियर ने अपने ट्राइड में क्या समझाने की कोशिश करी थी। दूसरा अपने पास में है यहाँ पर न्यूलैंड ऑक्टावस। ठीक है, न्यूलैंड ऑक्टावस पढ़ेंगे। तीसरा इसके अंदर जो मेन है वो है मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पुरानी नई दोनों पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। तो ये 3 अलग अलग अटेम्प्ट्स दे रखे हैं अपनी 10th की एनसीईआरटी में।
तो पहले मैं आज जो मैं बात करूँगा वो डोमिनियर और न्यूलैंड के बारे में बात करूँगा, दोनों को समझाऊंगा, विद एग्जाम्पल समझाऊंगा, दोनों कहना क्या चाह रहे हैं अपने अटेम्प्ट्स के अंदर, अपने प्रिंसिपल में क्या क्या कहना चाह रहे हैं, कहने का मतलब। ठीक है, ठीक है, अपने अपने प्रिंसिपल में क्या कहना चाह रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला आज जो मैं बात करता हूँ किसकी बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ फर्स्ट जो अपने पास में है डोमिनियर ट्राइड्स। ठीक है, अब देखो डोमिनियर ट्राइड के अंदर देखो ये जो टर्म है इसमें आपको नाम से पता लग रहा है। डोमिनियर क्या कहता है कि भाई एक अपने हमारे पास में क्या लेंगे, बोले एक हम ट्राइड लेंगे। ट्राइड मतलब 3 एलिमेंट्स का क्या लेंगे हम, ट्राइड लेंगे। ठीक है, जिनकी प्रॉपर्टीज जो होती है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होती हैं, जिनकी जो प्रॉपर्टी होती है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर कैसी होती हैं सर, सिमिलर होती हैं। ठीक है, ठीक है, तो कहेंगे सर हम एक ट्राइड के अंदर जो एलिमेंट हम पार्टिसिपेट करवाते हैं 3 एलिमेंट, उनकी प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होती है, सिमिलर होती है। एज वेल एज इसके साथ साथ क्या कहता है, इसके साथ करेंगे सर यहां पर इस ट्राइड में जो फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होता है, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट होता है उसके एटॉमिक मास का मीन, एटॉमिक मास का एवरेज जो मीन होता है, मीन जो होता है वो अप्रोक्स क्या होता है सर, इक्वल होता है टू मिडल एलिमेंट, टू मिडल एलिमेंट, बीच वाले एलिमेंट के रेस्पेक्ट में क्या होता है, अप्रोक्स इक्वल होता है। मतलब मेरे कहने का मतलब उसके ट्राइड के अंदर क्या कहता है कि सर प्रॉपर्टियां तो उस ट्राइड की रेस्पेक्ट में जो एलिमेंट वेरी करें उनकी प्रॉपर्टियां आपस में तो मैच करती हैं, पर जब मैं मास के रेस्पेक्ट में उस ट्राइड के बारे में बात करता हूं तो वो कहता है कि उस ट्राइड में 3 एलिमेंट होंगे। ठीक है, बोले सर कैसे, बोले सर एक ए मान लो, एक बी और एक सी है, तो कहता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड एलिमेंट। तो कहता है कि इस फर्स्ट का अपना एटॉमिक मास है, थर्ड का भी अपना एटॉमिक मास है, तो बोले इसके फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का जो मीन आएगा एवरेज मीन जो आएगा, तो ऑब्वियसली बात है इनका क्या निकल के आएगा, एवरेज एटॉमिक मास निकल के आएगा। तो बोले यहाँ जो ये एटॉमिक मास निकल के आएगा वो एटॉमिक मास इक्वल होगा अप्रोक्स किसके, मिडल वाले एलिमेंट के। ठीक है, तो उसमें से मैं एक ट्राइड को लेके आपको समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल समझना आप मेरे को। ठीक है, क्या क्या है मुझे देखिए, ये है लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर अपने पास में कितना है, 7, ये 23 और ये कितना है, पोटेशियम जो है वो है 39। ठीक है, ये एलिमेंट अपने पास में, ये इनका एटॉमिक मास है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट और ये कौन सा एलिमेंट है, थर्ड। तो मैंने क्या किया कि फर्स्ट और थर्ड का क्या निकाल दिया, मीन ऑफ एटॉमिक मास। क्या निकाला मैंने इसका, मीन ऑफ एटॉमिक मास। तो मैं फर्स्ट और थर्ड के हाफ कर दूंगा मास का। तो फर्स्ट का मास कितना है 7, थर्ड का मास कितना है 39 डिवाइड बाई 2, तो कितना आया 46/2, कितना निकल के आ गया 23। और देखो 23 इसका, तो इसके मीन का जो मास है वो इक्वल हो गया सेकंड जो मिडल एलिमेंट जो है उसके एटॉमिक मास के इक्वल। तो मतलब वहां पर जो ट्राइड वेरी करते हैं, यहाँ पर डोमिनियर का कहना है कि यहाँ जो ट्राइड वेरी करते हैं उन ट्राइड की प्रॉपर्टियां तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेरी करती हैं, बट वहां पर मिडल जो एलिमेंट होता है उस ट्राइड के अंदर उसका भी एटॉमिक मास, मीन एटॉमिक मास जो होता है वो फर्स्ट और सेकंड के मास के एवरेज के इक्वल होना चाहिए, अप्रोक्स सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहना था किसका, डोमिनियर ट्राइड का अपने टर्म के अंदर। तो आई होप चीजें यहाँ पर क्या हो गई होंगी, आपको क्लियर हो गई होंगी। यहाँ तक किसी बच्चे को जहां भी डाउट लगता है डोमिनियर को लेकर के वो मेरे से पूछ सकता है, समझे मेरी बात को। अब इसके अलावा कुछ और भी ट्राइड अपने पास में यहाँ पर दे रखे हैं। ठीक है, गिने चुने ट्राइड के बारे में बात करता है डोमिनियर। ठीक है, नेक्स्ट ट्राइड कौन है, बस एक ट्राइड और अपने पास में, कौन, बस क्लोरीन, ब्रोमीन
और आयोडीन। एक ट्राइड ये दे रखा है, इसमें Cl और I का एवरेज मीन मास जो होता है वो ब्रोमीन के मास के इक्वल होता है। दूसरा क्या है अपने पास में, एक ट्राइड, तो टोटल 3 ट्राइड थे, एक मैंने ये रखा, दूसरा मैंने ये दिया, तीसरा क्या है अपने पास में, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, एक ये है। तो इनका भी, इन दोनों का रेशियो इक्वल इसके, इन दोनों का रेशियो इक्वल किसके, Br के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये था डोबनियर ट्राइड का अपना कॉन्सेप्ट। तो आई होप यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो गई ही होगी। ठीक है, ये कहानी किसकी थी, डोबनियर ट्राइड्स को लेकर के हमने समझाया आपको। ठीक है, अब डोबनियर ट्राइड में क्या रह गई, कमी तो रहनी थी भाई। ठीक है, क्या रहनी थी डोबनियर ट्राइड में, लिमिटेशन आ गई। लिमिटेशन क्या है, कुछ कमी रह गई। अब लिमिटेशन आपको दिख रही है, टोटल आपको वैसे दिख रही, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डोबनियर गिने चुने ट्राइड को ये जो डोबनियर ट्राइड है, पहली बात, एक तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट अपने पास में प्रेजेंस थे उनके अंदर बनने वाले ईच एंड ट्राइड्स के ऊपर फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ लिमिटेड ट्राइड के रेस्पेक्ट में क्या करता है, डोबनियर वर्क करता है। ये जो मीन मास निकलता है ना, तो गिने चुने, मतलब उसने गिने चुने 3 ट्राइड बनाए, ये उन्हीं पे वर्क करता है। अगर मैं कोई अदर ट्राइड सेटअप बनाता हूँ किसी भी एलिमेंट को, 3 एलिमेंट को लेकर के, जिनकी प्रॉपर्टियां एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मैच करती हैं, तो उनका एटॉमिक मास वहां पर एवरेज जो एटॉमिक मास होता है वो मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक मास के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इनकी लिमिटेशन यही थी कि यहाँ पर ये सिर्फ कुछ टोटल 3 ट्राइड्स के बारे में क्या करता है सर, इसकी लिमिटेशन क्या है अपने पास में यहाँ पर, तो ये सिर्फ ये किसको फॉलो करता है, ये सिर्फ फॉलो, ये जो ट्राइड वाला जो टर्म है फॉलो करता है ओनली 3 ट्राइड टर्म। ठीक है, ओनली जो 3 ट्राइड टर्म है, 1, 2 और तीसरा मैंने आपको बताया ये वाला। ठीक है, इन्हीं को फॉलो करता है। ये ऑल ऑफ पीरियोडिक एलिमेंट, ऑल ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, periodic table does not follow, तो वहां पर ये फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वर्क नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, सिर्फ ये गिने चुने 3 जो ट्राइड दे रखे हैं इन्हीं के बारे में बात करता है। तो कमियां तो रह नहीं थी भाई, पूछेगा आपसे कि भाई इन 3 के बारे में बात क्यों कर रहा है, बाकी की और भी तो ट्राइड बन सकते हैं पीरियोडिक टेबल में, आपने उनके बारे में बात क्यों नहीं करी, ये 3 ही क्यों। ठीक है, तो मतलब इस कॉन्सेप्ट के थ्रू हम कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टी है उसकी कॉन्सेप्ट को समझ नहीं सकते, तो कौन सी बात है, कमी तो रह गई ना। तो ये लिमिटेशन थी किसकी, डोबनियर ट्राइड्स की। तो आई होप डोबनियर आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, न्यूलैंड ऑक्टावस के बारे में, या लॉ ऑफ ऑक्टावस भी हम उसको बोलते हैं। सेकंड चलते हैं, तो फर्स्ट हो गया, सेकंड की बात कर लेता हूँ, देखना है पढ़े भाई। ठीक है, बच्चे पढ़े, तो मुझे पता है पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। ठीक है, कोई पढ़ता नहीं पढ़ता। ठीक है, अब है नेक्स्ट अपने पास में है सेकंड जो टर्म इसका अपने पास में, उसका नाम है न्यूलैंड। ठीक है, क्या नाम है, न्यूलैंड्स ऑक्टावस। ठीक है, या दूसरा नाम क्या है, लॉ ऑफ ऑक्टावस। ठीक है, ठीक है, कब दिया गया, बस ये दिया गया था 1864 के अंदर। ठीक है, कब दिया गया था, 1864 के अंदर ये लोग दिया गया था। अब न्यूलैंड ऑक्टावस का मतलब होता है, ऑक्टावस का मतलब होता है 8 विद रेस्पेक्ट टू 8 एलिमेंट। ठीक है, एक दूसरे 8 एलिमेंट एक दूसरे के रेस्पेक्ट में आपको वेरी करवाने, मतलब ऑक्टावस का टर्म यहाँ क्या कह रहा है, ये कहता है कि सर यहाँ पर न्यूलैंड अपने ऑक्टावस में कहता है क्या, न्यूलैंड अपने ऑक्टावस में कहता है कि सर पहले और 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टियां है ना, क्या कहता है बताता हूं तुमको। न्यूलैंड अपने ऑक्टावस में कहता है कि सबसे पहले हमें जो एलिमेंट अरेंज करने हैं, हमें जो एलिमेंट क्या करने हैं, अरेंज करने हैं,
अरेंज एलिमेंट जो होते हैं वो एलिमेंट अरेंज करने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। पहला टर्म, हमें जो एलिमेंट क्या करने हैं, जो एलिमेंट अरेंज करने हैं वो किस ऑर्डर में करने हैं, एटॉमिक मास के बढ़ते टर्म में करने हैं। और ये क्या कहता है कि साथ में फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू 8 एलिमेंट, मतलब हर एक एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो 8वां जो एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट की आप बात करोगे उस एलिमेंट के रेस्पेक्ट में जो 8th एलिमेंट है, फर्स्ट के रेस्पेक्ट में 8th एलिमेंट, सेकंड के रेस्पेक्ट में 9th एलिमेंट, समझे मेरी बात को, थर्ड के रेस्पेक्ट में 10th एलिमेंट, तो हर एक के बीच में 8 एलिमेंट का गैप है। तो मतलब कि विद रिस्पेक्ट टू 8 एलिमेंट, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में जो 8वां एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी जो होती है, वो प्रॉपर्टी एक दूसरे के एलिमेंट मतलब 8वें, पहले और 8वें के रेस्पेक्ट में कैसी होती है सर, सिमिलर होती है। ठीक है, मतलब उसका स्टेटमेंट क्या था कि न्यूलैंड अपने स्टेटमेंट में कहता है कि व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एवरी 8 एलिमेंट हैज प्रॉपर्टी सिमिलर। हर एक 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या होगी, सिमिलर होगी टू द फर्स्ट, किसके रेस्पेक्ट में, फर्स्ट, मतलब हर एक 8th एलिमेंट की रेस्पेक्ट अपने रेस्पेक्ट में जो उसका जो फर्स्ट है उसके रेस्पेक्ट में, जैसे इसके लिए फर्स्ट ये हो गया, इसके लिए फर्स्ट ये हो गया, तो इसके लिए फर्स्ट क्या है, तो हर एक 8th एलिमेंट की अपनी रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में उनकी प्रॉपर्टियां क्या करती हैं सर, सिमिलर होती हैं। क्या होती हैं, प्रॉपर्टियां सिमिलर होती हैं। और वो जो एलिमेंट आप अरेंज करेंगे वो अरेंज किसके मदद से करेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, आप अरेंज करेंगे। इससे मैं आपको समझाता हूँ, देखना। जैसे एलिमेंट में यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ एलिमेंट नंबर डालूंगा। जैसे लिथियम, ठीक है, लिथियम के बाद में बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, इसके रेस्पेक्ट में 8th आ गया। सोडियम, सोडियम के बाद में कौन है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये अपने पास में सोडियम के बाद में कौन है यहाँ पर, पोटेशियम और कैल्शियम। ठीक है, तो ये नंबर डाल देता हूँ मैं, 8th, 9th, 10th, 11, ये एटॉमिक मास नहीं लिखा मैंने, नंबर लिखा है, 13, 14, 15 और 16। तो देखो हर एक के रेस्पेक्ट में ये 8th नंबर पे आ रहा है। तो देखो इन तीनों की प्रॉपर्टियां सिमिलर। अरेंज तो आपने इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के आधार पर करा ही करा है, पर यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू 8th एलिमेंट, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट क्या करता है, सिमिलर प्रॉपर्टी वेरी करता है। इनकी प्रॉपर्टी आपस में मैच करती है, इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है, इधर इन दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर है। मतलब क्योंकि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट और 8th एलिमेंट है। फर्स्ट और 8th एलिमेंट होने की वजह से, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में फर्स्ट और 8th नंबर वाले एलिमेंट होने की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टियां है वो क्या वेरी कर रही है यहाँ पर, वो सर ये न्यूलैंड ऑक्टावस। तो मतलब एक तरीके से हम ये क्या बोल सकते हैं, एक तरीके से जो सिंगिंग स्केल होता है, ठीक है, सिंगिंग स्केल जानते हो ना आप, म्यूजिक स्केल जिसको बोलते हैं, म्यूजिक जो स्केल होता है उसमें देखो आप उसी का ही जैसा कुछ ट्रम है। और कैसे, वो सर शुरू कहाँ से होता है, सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर सा। आ गया ना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, फिर 8वां एलिमेंट कर गया ना सेम, जो स्केल सेम रिपीट हो जाएगा। तो ये किसको वेरी कर रहा, फॉलो करता है, म्यूजिक स्केल को फॉलो करता है कि फर्स्ट एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू अपने रेस्पेक्ट में जो 8th एलिमेंट है उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या करती हैं, मैच करती हैं। और ऐसे इसी ट्रम को न्यूलैंड ने क्या नाम दिया है, न्यूलैंड ऑक्टावस। तो लॉ ऑफ ऑक्टावस में ये कहा गया कि जब हम किसी भी एलिमेंट को एक पीरियोडिक एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, तो वहां पर 8th नंबर का एलिमेंट
विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट एलिमेंट, अपनी रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके रेस्पेक्ट में उसकी जो प्रॉपर्टियाँ होती हैं वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती हैं। और ऐसा जब अरेंजमेंट होता है तो वहाँ पर 8 एलिमेंट का एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या बनता है, एक सीरीज बनता है। और ऐसा ही कुछ टर्म किस में वेरी करता है, म्यूजिक वाले स्केल में, क्योंकि म्यूजिक जब सारे गामा पादा निशा की हम बात करते हैं तो नी के बाद में वापस से एक सेम स्केल क्रिएट होता है, फिर वही आता है, फिर वही आता है। समझे मेरी बात को, सारे गामा पादा निशा दा नी, फिर रिपीट हो जाएगा। समझे मेरी बात को। तो ये था न्यूलैंड का ऑक्टावस वाला टर्म। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। तो न्यूलैंड का ऑक्टावस सिंपल सा ये कहना है कि भाई पहले एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है उसके रेस्पेक्ट में आने वाले 8th एलिमेंट, जो 8वें नंबर पे जो एलिमेंट आएगा उसके रेस्पेक्ट में दोनों की प्रॉपर्टियाँ सेम होंगी। पहले 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम है भाई, समझे। दूसरे और 9वीं की सेम हो जाएगी, तीसरी और 10वीं की सेम हो जाएगी, चौथी और 11वीं की सेम, क्योंकि चौथा और 11वां मतलब 3rd और 4th और 11th वाला जो एलिमेंट है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 8 का डिफरेंस मतलब 8वें नंबर पे आता है 11 नंबर वाला, तो वहाँ पर उसका प्रॉपर्टी क्या करेगा सर, मैच करेगा। समझा। और जब आप इन एलिमेंट को अरेंज करते हो तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि ये एलिमेंट जब भी अरेंज होंगे तो एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, अरेंज होने चाहिए। और वहाँ पर पहला और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए। और इसी स्टेटमेंट को कहा गया क्या, न्यूलैंड ऑफ ऑक्टावस के नाम से, लॉ ऑफ ऑक्टावस के नाम से इसको जानते हैं। मतलब पहले और 8वें की प्रॉपर्टी सेम होती है। अब इसमें कमियां तो रह गई। क्या कमियां रह गई, लिमिटेशन क्या रह गई इसके अंदर, तो लिमिटेशन की मैं बात करता हूं। लिमिटेशन दिख रही है आपको क्लियर। मैंने देखो न्यूलैंड ने अपने ट्रेम के अंदर जो सिर्फ लिथियम से कैल्शियम तक के एलिमेंट के बारे में बात करता है, ठीक है। मतलब क्लासिफिकेशन, ये जो टर्म है, ये जो क्लासिफिकेशन वाज सक्सेसफुल अप टू द एलिमेंट कैल्शियम, मतलब कैल्शियम से पहले तक के जो एलिमेंट होते हैं उनके ऊपर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है कौन सा वाला, न्यूलैंड वाला, ये फॉलो करता है, ठीक है। मतलब अप टू कैल्शियम एलिमेंट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं किसको, न्यूलैंड। समझे मेरी बात को। कैल्शियम से पहले वाले एलिमेंट क्या करते हैं, इस ऑक्टावस को फॉलो करते हैं। तो अब पूछेंगे भाई कैल्शियम तक की क्यों करता है ऑक्टावस फॉलो, बाकी के तो भी एलिमेंट अपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं सर, वो फॉलो क्यों नहीं करते। तो इसके पास में कोई जवाब नहीं था कि भाई ये जो ऑक्टावस टर्म है इसमें कैल्शियम तक वेरी करता है, बाकी अदर ऑफ एलिमेंट के रेस्पेक्ट में काम नहीं करता है। क्योंकि और भी तो इसके बाद में डी ब्लॉक वाले एलिमेंट आते हैं, एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट भी आते हैं, पी के भी होते हैं, ठीक है। तो ये उसकी उनके रेस्पेक्ट में क्या नहीं करता है सर, फॉलो नहीं करता है। तो कमी तो रह गई ना, सिर्फ कैल्शियम तक के एलिमेंट की बात करता, बाकी एलिमेंट के बारे में क्यों नहीं बात करता। तो ये कमी थी, पहली लिमिटेशन इसकी ये थी। दूसरी लिमिटेशन इसकी और हो गई, क्या हो गई कि अगर बात दो मतलब जिस टाइम ये ऑक्टावस दिया गया उस टाइम नोबल गैस एलिमेंट जो थे उनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी। पर अगर नोबल गैस का डिस्कवरी अगर हो जाता है तो कॉमन सी बात है, तो नोबल गैस कहाँ आनी चाहिए, बस यहाँ आएगी। कौन सी बस, नियोन, ये कौन, आर्गन। तो जैसे आप नोबल गैस को जब इस टर्म में, इस पीरियोडिक टेबल के इस टर्म के अंदर वैकेंट स्पेस में जब आप फिलअप करोगे तो ये जो पैटर्न है ये क्या हो जाएगा, अब 1/8 नहीं 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1/7 के बाद में 8th और ये 9th आएगा। अगर ऐसा होता है तो टर्म के रेस्पेक्ट में जो प्रॉपर्टियां हैं, जो ऑक्टावस है जो है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि अब ऑक्टावस नहीं, अब 9 वाला टर्म वेरी कर जाएगा। समझे। तो यहाँ पर दूसरी कमी क्या थी कि अगर नोबल गैस एलिमेंट जब डिस्कवर होते हैं, ठीक है, तो वो क्या कहाँ अरेंज किए जाएंगे, बाद वाली स्टेज में अरेंज किए जाएंगे। और जब यहाँ पर इनको नोबल गैस को इस टर्म के अंदर जब इंक्लूजन करवाया जाएगा, इंक्लूजन मतलब इनको जब इसके साथ रिप्रेजेंट करवाया जाएगा, तो उस दौरान इन ऑक्टावस का पूरा जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब नोबल गैस की एंट्री से ड्यूरिंग नोबल गैस इंक्लूजन, ड्यूरिंग नोबल गैस इंक्लूजन इन ऑक्टावस, किसके अंदर, तो ऑक्टावस के अंदर नोबल गैस का क्या किया जाएगा, इंक्लूजन किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा सर, डिस्टर्ब हो जाएगा अरेंजमेंट किसका, ऑक्टावस का।
और जब ऑक्टावर्स का अरेंजमेंट डिफरेंट क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, तो उनकी प्रॉपर्टी भी क्या आ जाएगा सर, उनकी प्रॉपर्टीज में भी क्या आ जाएगा सर, वेरिएशन आ जाएगा। मतलब वहां पर अकॉर्डिंग टू ऑक्टावर्स कंपोनेंट की जो प्रॉपर्टियां वो आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या नहीं करेंगी, मैच नहीं करेंगी। समझे मेरी बात को? तो मतलब दो लिमिटेशन थी किसके अंदर, न्यूलैंड के अंदर। क्या क्या थी बोले, एक कि सर कैल्शियम अप टू कैल्शियम एलिमेंट ही इस ऑक्टावर्स को फॉलो करते हैं, बाकी के अदर ऑफ एलिमेंट जो है इसको फॉलो नहीं करते। समझे मेरी बात को? तो क्यों नहीं करते, वो चीज़ों को समझा नहीं पाया न्यूलैंड अपने कॉन्सेप्ट के अंदर, अपने क्लासिफिकेशन में। दूसरी बात कि जब नोबल गैस आफ्टर सम टाइम जब नोबल गैस का डिस्कवरी हो जाएगा, तो डिस्कवरी होगा तो हम क्या करेंगे, उनको लेटर वाली जो बाद वाली जो स्टेज है उसके अंदर क्या करवाएंगे, इंक्लूजन तो करवाएंगे, मतलब शिफ्ट करवाएंगे, इनको शिफ्ट करवाएंगे। जब इनकी शिफ्टिंग यहाँ पर होगी तो उनका जो अरेंजमेंट ऑक्टावर्स का जो है दे रखा है वो क्या होगा, पूरा का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। क्योंकि कॉमन सी बात है, 7 के बाद क्या आ जाएगा, 8 आएगा, फिर वो जो सोडियम है वो 9th पे चला गया, तो ऑक्टावर्स तो फील हो गया। तो वहां पर आपका जो ऑक्टावर्स है, जो रूल है क्लासिफिकेशन, वो क्या हो जाएगा सर, वहां पर डिस्टर्ब होगा। और डिस्टर्ब होते कि वहां पर कंपोनेंट की प्रॉपर्टी में भी क्या देखने को मिलेगा, हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, सिमिलर ना होकर के क्या हो जाएगी। जब कब ऐसा कब होगा, जब नोबल गैस की एंट्री, अगर ये लोग नहीं है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब तक आप इनकी प्रॉपर्टी क्या होगी, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में सिमिलर होगी। पर नोबल गैस के आने से यहाँ पर हर एक ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा, और जैसे चेंज होगा तो प्रॉपर्टी में भी क्या आएगा, मतलब। तो ये था न्यूलैंड ऑक्टावर्स या लॉ ऑफ ऑक्टावर्स। तो आई होप ये चीजें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। देखो एक बार स्ट्रम क्या है, ठीक है। तो ये बात करी हमने न्यूलैंड ऑक्टावर्स लॉ ऑफ, या लॉ ऑफ ऑक्टावर्स के नाम से हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे, आपको मैंडलीव करवाऊंगा पूरा, मैंडलीव ने क्या कहा, फिर उसमें क्या लिमिटेशन आई, फिर उसमें क्या बदलाव हुआ, तो मॉडर्न मैंडलीव क्या आती है। तो थ्योरेटिकल है, तो इसको बुक से भी थोड़ा सा आप पढ़ोगे एनसीईआरटी से, तो चीज़ें और थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मैं सिर्फ समझा ही सकता हूँ कि कौन क्या कहना चाह रहा है और क्या समझाने की कोशिश कर रहा है। तो आप भी थोड़ा सा इसको करें, ईमानदारी से काम करें, समझे, जहाँ डाउट लगे वहाँ पर क्लियर करें। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। और जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, नहीं लगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जहाँ भी कमी लगे बता दिया करो मेरे को, समझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, सबा खैर।